नमस्ते। आज के संभावित प्रश्न की श्रृंखला में एक नई सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं जो सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है या फिर और कोई भी एग्जाम अगर व्यापम के दे रहे होंगे तो उससे बेनिफिट्स करेंगे। तो समानता जो है अक्सर ये सोचते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है या फिर विशेष रूप से जो अर्थव्यवस्था है, इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। और कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको या तो हमने ठीक से पढ़े ही नहीं है या तो ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसी वजह से कठिन माना जाता है। और रही बात प्रश्नों की, तो निश्चित रूप से जो है जैसे कि अगर सीजीपीएससी की बात करें तो 6 से 7 या फिर 8 से 10 क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था से होते हैं। अब चूंकि इनका संबंध अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी अगर जोड़ देंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ जाती है। मगर फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था को अगर ठीक से अगर नहीं समझे हमने तो ठीक है, मे भी हो सकता है कि सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो अब ठीक है जैसे तैसे करके निकल भी ले, मगर सीधे फंसने वाली बात होती है मुख्य परीक्षा में। क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था को समझे ना तो अच्छे से आप एसी लिख सकते हैं और ना तो जो है सीधे तौर पे जो 75 नंबर का जो मेंस के पेपर है उनको अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो हालांकि मैं जो इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके चल रहा हूं तो उसमें फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के जितने भी डायमेंशन है, मतलब उसमें बेसिक एक परिचय से लेकर के बेसिक एक परिचय या फिर अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं उनके स्वरूप होते हैं उनके बेसिस पर, और उसके बाद फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति उनकी क्या है, और उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे इसमें राजकीय आय को लेकर के, मतलब राष्ट्रीय आय को लेकर के, जिसमें जीडीपी, जीएनपी और बाकी सब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कवर करते हैं ये। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी होंगे इसमें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जो है मुझे कुछ काफी सारे फैक्चुअल बातें भी, और साथ में जो कंटेम्परेरी जो है जो इसमें जो इश्यूज निकल के आए हैं या फिर कह सकते हैं कि जो समसामयिक जो घटनाओं से संबंधित, कह सकते हैं जो बिल्कुल करेंट से जुड़ा हुआ है। और करेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा का मतलब ये समझ लो कि जैसे कि अभी वर्तमान में भारत सरकार ने, मतलब केंद्रीय जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अभी 7 तारीख को ही जो है 7 जनवरी को उसने जो है कह सकते हैं कि 2025-26 के लिए जो है उसने एक प्रथम अनुमान आंकड़े जारी किए जीडीपी का मतलब बाकी सब पूरे जितने उनके जो एग्रीगेट्स हैं उनके ये। तो उसमें जो है भारत की विकास दर को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो उसमें जो रियल बेसिस पर जो है रियल जो काउंटिंग करते हैं उसके बेसिस पर वास्तविक जीडीपी कहते हैं, तो इनमें 7.4% की वृद्धि बताया। तो ये तो बिल्कुल करेंट की बातें हैं। इनके साथ साथ जो नॉमिनल जीडीपी रेट जो है हमारा, उनका जो ग्रोथ रेट है वो 8% बताया। मगर इसी क्रम में हाल ही में जो है इस तरफ जो विश्व जो आईएमएफ है उसने जो है भारत की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उनको इस 25-26 के लिए उन्हें बढ़ाया है, 7.3 कर दिया, पहले थोड़ा सा कम हुआ था। तो ये भी कवर करना है मुझे। तो एक प्रकार से ये समझिए कि जो इकोनॉमिक्स में लूंगा इसमें, जिसमें हम क्वेश्चन जितने कवर करेंगे तो वो एक प्रकार से जो है समसामयिक चीजों से भी लिंक्ड है और बेसिक कॉन्सेप्ट तो लेके चलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो भारत पीएससी में अगर देखेंगे तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट जो है ऐसा भी नहीं है जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और पूरे सिलेबस को अगर बिना पढ़े या कुछ सेलेक्टिव होकर के अगर चले गए तो वहां पर एग्जाम हॉल में हमेशा डाउट सा बना रहेगा कि भाई मेरा क्वेश्चन कवर होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जो है बिना डाउट्स रखे पूरे सिलेबस को जो है बहुत थॉरली कवर करके जाइए। एग्जाम में प्रश्न जो है बनेंगे, नो डाउट प्रश्न बनेंगे, और जब प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होगा तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा बेहतर ही होगा। तो इसी क्रम को ध्यान रखते हुए इसमें सीधे चलता हूं मैं प्रश्न की तरफ। तो आज से टॉपिक हमारा शुरुआत हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें संभावित प्रश्नों की। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है आज के लिए, पहला क्वेश्चन जो आज के लिए एक प्रकार बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और उसके बाद जो कुछ उससे संबंधित जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये पहला प्रश्न जो है बहुत एक कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल है, एक प्रकार से पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल ये कह सकते हैं ये, क्योंकि मैं साथ में जो है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को बताते चले जाऊंगा तो वो भी कवर करेंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। देखो एक्चुअल में अगर बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो उसमें थ्योरेटिकली जो है वैचारिक स्तर पर जो है कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उनको 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक उसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरा उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरा जो है उसमें थोड़ी सी पूंजी और समाजवादी दोनों की विशेषताएं होती है। अब उनके कुछ बेसिक लक्षण है,
जैसे कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजी की प्रधानता होती है, निजी व्यक्ति की प्रधानता होती है। इसमें समाज की भूमिका जो है गौण होता है, सरकार की भूमिका जो है गौण होता है। मतलब सरकार को एक प्रकार से कहा जाए तो लगभग नहीं के बराबर उनकी जो है उसकी भूमिका होती है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि विश्व में ऐसा तो अभी एक भी देश नहीं है जो 100% जो है पूंजीवादी, जिनको कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, इसका अनुपालन करता हो। हालांकि जिस तरफ अमेरिका जो कहते हैं कि खुद को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूप में स्थापित करता है, मगर वहां पर भी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, तो शुद्ध रूप से उनको भी नहीं कह सकते। दूसरा अगर देखें उनके जस्ट अपोजिट में समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब बहुत सामान्य सा है कि भी उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार होता है वो समाज का होगा, एक समूह का होगा, सरकार का होगा। तो इसमें कोई निजी संपत्ति की भूमिका ही नहीं है, निजी व्यक्ति को कोई अधिकार, उनके जो है आर्थिक अधिकार नहीं है, ये समाजवादी होता है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो एक समय में बहुत पहले ऐसे कहते हैं कि सोवियत संघ जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला पूरा देश हुआ करता था। मगर अब की स्थिति में दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो शुद्ध रूप से समाजवादी हो। जैसे अगर एग्जांपल देंगे साउथ नॉर्थ कोरिया का, उत्तरी कोरिया, मगर वो भी नहीं है एक प्रकार से देखा जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में तो दोनों बातें हुआ, तो समाजवादी और पूंजीवादी। मगर एक तीसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होता है जिनमें कुछ समाजवादी की विशेषताएं होती है और कुछ उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है, दोनों की विशेषताएं मिली होती है। कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के द्वारा भी उद्योग लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो उसमें कुछ निजियों निजी व्यक्ति है उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। दोनों की विशेषता, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भारत सरकार की भी अपनी कंपनी है, निजी व्यक्तियों की भी अपनी कंपनी है। भारत सरकार भी प्रोडक्शन करता है और प्राइवेट जो पर्सनल है वो भी प्रोडक्शन करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की विशेषता है, ये एक्चुअल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। इसी के बेसिस प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। जैसे बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी की प्रधानता होती है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को निवेश को महत्व दिया जाता है, सरकार की भूमिका इसमें कम होती है। अब देखो, सरकार की भूमिका कम का मतलब है कि सरकार जो है कोई लक्ष्य नहीं बनाएगा, सब कुछ जो है पूंजीपति करेगा, ये कोई नियोजन नहीं करेगा, ये कोई जो है प्लानिंग नहीं बनाएगा, उस सब कुछ जो है उसमें निजी व्यक्ति करेगा। अब यहां पर पूछ रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लक्षण है। अब चार विकल्प है। नंबर एक, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, 1951 से भारत ने जो है, भारत की सरकार ने जो है भारत में पंचवर्षीय योजना शुरुआत किया। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य तय कर दिए जाते थे और उसकी प्राप्ति के लिए भारत सरकार, राज्यों की सरकार प्लस निजी व्यक्ति सभी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करते थे। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता यह था कि 5 वर्षों के लिए पूरी रणनीति बनाने का काम भारत सरकार, उसके अनुसार ही निजी क्षेत्र काम करते थे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे कि इस क्रम में अगर देखें तो ये तो समाजवादी मॉडल का हो गया। भाई सरकार अगर सब कुछ निर्देशित कर रहा है, वही जो है उत्पादन कर रहा है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या वस्तु उत्पादन करना है क्या वस्तु उत्पादन नहीं करना है, किनके लिए उत्पादन करना है किसके लिए उत्पादन नहीं करना है, इन सब का निर्धारण यदि मान लो सरकार तय कर रहा है प्लानिंग करके, आर्थिक नियोजन करके, तो वो तो जो है समाजवादी का है, ना कि पूंजीवादी का। सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन, अब जैसे कि कुछ दिन पहले जो है सहकारी टैक्सी का जो है प्रमोट किया गया था, उस तरफ जो केंद्रीय स्तर में जो सहकारिता मंत्री है हमारे, उसमें अमित साहब जो है, उसने सहकारी टैक्सी, सहकारी टैक्सी का मतलब एक प्रकार से भारत सरकार का जो पास में एक मंत्रालय काम करता है, विशेष रूप से एक मंत्रालय काम करता है, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय तो एक प्रकार से जो है जो समूह को भागीदारी में महत्व देता है, उस समूह को महत्व देता है। अब एक्चुअल में अगर कहा जाए तो भारत के संविधान भी अगर देखा जाए तो वो भी जो है सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ये भी बहुत सही बात है ये। तो सहकारिता को बढ़ावा देना मतलब समूह को, समाज को बढ़ावा देना, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा अर्थव्यवस्था को संचालित करने की बात कर रहे हैं। तो वो तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो पूंजीपति की बात नहीं हो रही है, किसी निजी व्यक्ति को बात नहीं, बल्कि वो समूह, उस सहकारी समूह को प्रमोट कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि सहकारिता को प्रोत्साहित करना ये जो है पूंजीवादी का लक्षण नहीं है। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, उत्पादन के साधनों पर। अब देखो उत्पादन के साधन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सैटेलाइट बनाना है या फिर कोई मिसाइल बनाना है, तो पहले तो बहुत लंबे समय तक जो है केवल इसरो और केवल डीआरडीओ ही जो है वहां बड़ी मात्रा में मिसाइल और इस तरफ सैटेलाइट का उत्पादन करता था, केवल वही काम करते थे। एक जमाने में तो जो है भारत सरकार के जो है कंपनी हुआ करता था HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल करके, वही घड़ी बनाता था। और साथ में वही जो है तरफ चेतक वगैरह जो है उस समय स्कूटर चलता था, वो सभी सरकारी बनाते थे। तो ये तो जो है एक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था हो गया। मतलब पूरी अगर उत्पादन के जो साधन है, मतलब हर एक कंपनी, चाहे कोई निजी कोई भी कंपनी हो, चाहे कोयला वाला हो, चाहे वो विद्युत का उत्पादन करना हो, चाहे लोहे का उत्पादन करना हो, वो सब कुछ कौन करेगा, सरकार करेगा। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, NTPC विद्युत उत्पादन के लिए है, या फिर जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे, ये तो सब क्या है, सरकारी कंपनी ना, उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है सरकार वाली बात कर रहे हैं, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की हिस्सा है, उनका लक्षण है। तो यहां भी जो है पूंजीवादी का नहीं है। अब तीनों को ऊपर के गलत हो गए, तो अब स्वाभाविक उत्तर क्या आने वाला है, डी। उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका। अधिक भूमिका मतलब मूल रूप से अगर देखा जाए तो उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। जैसे कि निजी जमीन होगा, खेती बाड़ी निजी व्यक्ति के नाम पे होंगे, आप कोई पर्टिकुलर जो है कुछ कंपनी खुद क्रिएट कर सकते हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। मतलब नीतिगत स्तर में तो ठीक है, मगर एक प्रकार से जो है क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन नहीं करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सबका निर्धारण, कितना मात्रा में उत्पादन करना है, ये सबका निर्धारण ये कौन करेगा, निजी व्यक्ति करेगा। बाजार जो है, बाजार पूरे मार्केट जो है, वहां पर कह सकते हैं इनविजिबल हैंड कहते हैं, अदृश्य हाथ कहते हैं, डिमांड और सप्लाई। सरकार के द्वारा जो है मूल्य उसका निर्धारण नहीं किया जाएगा कि हम धान इतने में खरीद करेंगे, हम जो इस तरफ सोयाबीन इतने में खरीद करेंगे। और ऐसा खरीद कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सरकार एक प्रकार से मूल्य में इंटरफेयर कर रहा है। इसीलिए बाजार में जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उसके बेसिस पर जो है अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण हो। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, मांग और पूर्ति के बेसिस पर जो है उसमें मूल्य का निर्धारण हो, इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहां पर उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका, निजी क्षेत्र का। ये एक्चुअल में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। देखो मैं भले एक प्रश्न ले रहा हूं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के प्रयास किया हूं। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार से अगर कोई प्रश्न बने, पूछते हैं, तो कम से कम दिमागी स्तर में आप बिल्कुल तैयार रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। अब देखो इसके पहले मैंने पूंजीवादी की बात किया था, अब यहां पर मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं ये। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई उत्पादन और उत्पादन के जो है जो साधन है, उन सब पर अधिकार किसका होगा, वो समाज का होगा। और समाज का मतलब किस प्रकार का, सरकार के उत्पादन पर नियंत्रण। जैसे कि रेलवे, अभी रेलवे का संचालन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो केवल सरकार ही कर रहा है। और जानते हैं कि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, इस तरह से। तो ये जो बातें कह रहा हूं मैं एक्चुअल में, या फिर सरकार के द्वारा अगर मान लो, जैसे कि अगर सरकार अगर मान लो जैसे कि चलो उसने कोयला उत्पादन करने के काम, तो ठीक है, कोयला उत्पादन करने के लिए तो हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। वैसे स्टील उत्पादन करने के लिए हमारे पास में सेल, SIL हमने संगठन में स्थापित कर दिया है, उसके बैनर तले तो भिलाई स्टील प्लांट हो गया, और बहुत सारे और जो है हमारे पास कंपनी है, PSUs है एक्चुअल में ये, ठीक है। अब देखो पोस्टल डिपार्टमेंट भी हमारा, मतलब चिट्ठी भेजने का काम जो है वो कौन करता है, सरकार हमारे लिए काम कर रहा है। अभी तो ठीक है, घड़ी बनाने का काम तो सरकार नहीं करता है, वो निजी क्षेत्र करता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है जिसमें उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर अधिकार सरकार का होता है, समाज का होता है। यहां तक कि मूल्य का निर्धारण वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर देते हैं,
गेहूं का, चावल का, दाल, चना, इन सब चीजों का वो, या फिर जो है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अगर सरकार जो है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये किलो में अगर चावल गेहूं अगर बेच रहे हैं, तो बाजार की जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो मूल्य था उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो वो सब क्या है, वो समाजवादी है। तो समाजवादी का मतलब ये है कि जिसमें जैसे अब देखो पहला ऑप्शन देखिए, सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन। सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है, ठीक है पहले तो 5-5 वर्षों के लिए हमने जो है पंचवर्षीय योजना बनाया, 1951 से लेकर के 56 तक, 56 से लेकर फिर जो है 61 तक, 61 से लेकर जो है 66 तक, फिर 66 से लेकर 69 तक तो उसमें जो है हॉलीडे रहे कह सकते हैं। उसके बाद 69 से लेकर 74 तक, 74 से लेकर 79 तक, हालांकि 78 में खत्म कर दिए पंचवर्षीय योजना को जैसे मैंने बताया। उसके बाद फिर आगे चल करके जो है ये पंचवर्षीय योजना इस प्रकार से चलती रही, 12 पंचवर्षीय योजना चले हमारे पास में। कह सकते हैं कि हालांकि पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में जो है इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार आ गया और उसने जो पंचवर्षीय योजना था उनको एक प्रकार से जो है उसमें योजना आयोग था उनको ही समाप्त कर दिया 1 जनवरी 2015 से, और उसके स्थान पर नीति आयोग आया। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो पूरी जो पॉलिसी है बहुत सारी बड़ी मात्रा में उसमें फेरबदल हो गया। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा यदि आर्थिक नियोजन किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे कि अभी भी अगर देखा जाए तो ठीक है, भले जो है 2047 तक के लिए जो है विकसित भारत का जो है लक्ष्य भारत सरकार ने सामने प्रस्तुत किया, मगर एक्चुअली पूर्ति कौन करेगा इसका, कौन बनाएगा भारत को विकसित? भारत के लोग ना। भारत सरकार भी यही बातें कहते हैं कि 144 करोड़ जनता जो है भारत को विकसित बनाएगा, केवल भारत सरकार के कुछ करने से नहीं होगा, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अगर आर्थिक नियोजन कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। न्यूनतम खरीद मूल्य की घोषणा, जैसे बताया मैंने, एमएसपी, धान की खरीद, ठीक है, चने, गेहूं, उड़द, जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं। अब तो ठीक है तिलहनी फसलों का भी उसमें खरीद करते हैं, उसमें वो बाकी सब दलहनी फसलों उनको भी खरीद करने की बात चल रही है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बाजार में तो जो है जो मूल्य होना चाहिए डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, जो एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निश्चितता होती है, मगर यहां पर क्या हो रहा है, मूल्य का निर्धारण जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मूल्य के निर्धारण जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो एक्चुअल में क्या होगा, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होगा। तो यहां भी बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो गया। अब तीसरी बात देख लेते हैं, उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार। ये अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को आर्थिक आजादी है, और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को जो है इकोनॉमिक फ्रीडम वो केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शुद्ध रूप से मिल सकता है, समाजवादी में नहीं। इसीलिए उत्तर कौन सा आएगा हमारा, सी। ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी जिनको कहते हैं। के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहले बता चुका हूं, मिक्स्ड मतलब क्या है, कैपिटल और सोशलिस्टिक दोनों के फीचर उसमें होने चाहिए, दोनों की विशेषताएं उसमें होना चाहिए। मतलब सरकार की भूमिका हो प्लस निजी व्यक्ति की भूमिका हो, दोनों एक साथ मिलकर काम करे और देश को बनाए, अर्थव्यवस्था का विकास करे, यही मतलब है। अब इसको देख लेते हैं, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो प्राइवेट और निजी, प्राइवेट और जो है उसको गवर्नमेंट दोनों को बात हो रही है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, समाजवादी, ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में भी अगर देखा जाए, भले हमने संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे कहते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में के माध्यम से हमने उसमें समाजवादी शब्द को अगर उद्देशिका में जोड़ दिया, तो उससे एक प्रकार से अगर कहते हैं कुछ लोग कि भारत की जो स्वरूप है वो थोड़ा समाजवाद की ओर झुक गया, क्योंकि वहां पर तो हमने समाजवादी शब्द प्रयोग किया है मगर पूंजीवादी तो नहीं किया है ना। इसका मतलब हमने एक चीज को प्रमुखता दिया है। फिर भी वास्तविक में अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक फ्रीडम तो है हमारे पास में काफी हद तक, मगर फिर भी
इकोनॉमिक फ्रीडम है हमारे पास में, क्योंकि सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति भी अपना उद्योग और सब कुछ उत्पादन वगैरह सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब है कि भारत में जो है निजी व्यक्ति की भूमिका प्लस सरकार की भूमिका, दोनों की भूमिका है। इसका मतलब यह कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है जिसमें जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी व्यक्ति की भूमिका होती है। तो ये हो गया तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी। मगर अब इसमें थोड़ा लास्ट ऑप्शन देख लेता हूं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारा मात्रा में स्वदेशी। अब ठीक है, हम स्वदेशी का जो है नारा दे रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्व से हम कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तो इसको संबंध ही नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी से। जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सही है। तो ये तो हो गया पहली तीसरे क्वेश्चन। अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं ये बात को समझाने के प्रयास कर रहा हूं। देखो 1950 की स्थिति में अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर देखें, 1950 की बात करें, तो 1950 में जब भारत स्वतंत्र हो गया और हम संविधान लागू किए, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं उस समय कि देखो मध्यकाल में तो भारत जो है पूरी विश्व का करीब 33 से 34% उत्पादन करता था। पूरी विश्व में जितना उत्पादन होता था उस समय समझो कि करीब 34 से 35% पूरे जो है भारत ही उत्पादन करता था, अकेले कह सकते हैं ये। उसके बाद जैसे जो है भारत में जो है ये यूरोपियों का आगमन हुआ और विशेष रूप से ब्रिटिश कंपनी का जब आगमन हुआ, भारत जो है गरीब से गरीब और उससे भी बदतर गरीब होते चले गए। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर वो सोने की चिड़िया में से चिड़िया बस रह गया और सोना जो है ब्रिटेन ले गए, ऐसे मान के चलिए। मतलब कहने का मतलब ये कि भारत की जो समृद्धि जो हुआ करता था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारे जो है उसमें जो कई प्रकार के जो अलग अलग जो जो घरेलू उद्योग हुआ करते थे उनको बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका या फिर सबसे बड़ी भूमिका अगर कहा जाए तो वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी या फिर ब्रिटेन का रहा है। अपने देश में तो उसने औद्योगिकरण किया और भारत को एक प्रकार से वी औद्योगिकरण कर दिया। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जाते जाते उसने भारत को एक प्रकार से, और अगर देखे तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को दो भाई तीन तीन भागों में बांट दिया। यहाँ पर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर जो है पूर्वी, थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पर जो है पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरफ पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, यहाँ जो है जूट का उत्पादन होता है, जूट का मिल जो है कलकत्ता में है। यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है पाकिस्तान में और कपड़े की मिल जो है मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, विभाजित हो गया है, टूट गया है। पूरी सेकंड वर्ल्ड वार में जो है पूरे मशीनों को जो है बहुत बेहताशा तरीके से पूरी तरह से प्रयोग किया गया था, पूरे डिफिसिट हो गए थे मशीन हमारे पास में। ठीक है, भूखमरी की स्थिति है। औसत जो जीवन प्रत्याशा जो है 32 वर्ष का हुआ करता था उस समय। भारत में जो है लोगों की जो साक्षरता दर है करीब 17 से 18% हुआ करता था। प्रति व्यक्ति आय की तो पूछी छोड़ दीजिए, 2 से 250 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करता था। कि 1950 की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बुरी कंडीशन में ब्रिटिश लोगों ने हमको छोड़ के यहां से गए हैं। इस तरह का ले दे करके जो है अब वर्तमान में अगर देखें यहां से जैसे, तो इसलिए जैसे तैसे करके पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग हमने किया और उसके बाद फिर 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का और निजीकरण का हमने एलपीजी मॉडल कहते हैं वो अपनाया। उसके बाद फिर जो है इसी क्रम में सरकार आगे रही, चलती रही। ठीक है, और इसी क्रम में 2014 में जब हम पहुंचे तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2.1 ट्रिलियन का हुआ करता था, 2.1 ट्रिलियन का। और अभी जो उस समय करीब करीब 10वें नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर का। और अब 2025 की स्थिति अगर देखें तो अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है 4.2 या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और विश्व में जो है हमारा स्थान जो है चौथे नंबर में है। आने वाले समय में हम जनवरी को जो है जर्मनी को पछाड़ देंगे और एक प्रकार से जो है 2030 तक में भी हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मगर उसके बाद भी देखें, ठीक है, तो अभी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था, लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। इस तरफ चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, उनको अगर देखेंगे तो करीब 18 से 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उनकी तुलना में ठीक है, भले भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अभी चौथे नंबर में तो पहुंच गया है और उनकी 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मगर हमें अभी लंबा सफर तय करना है। मगर ये बात भी सही है कि भारत की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है अभी 25-26 का ग्रोथ रेट जो है अभी जो हाल ही में जारी किया गया है, उसमें 7.4% का ग्रोथ रेट है। पिछले 2024-25 का ग्रोथ रेट अगर देखेंगे जीडीपी का रियल बेसिस पर, तो वो जो है 6.5% था और उसके पहले तो 9.2% हुआ करता था। तो भारत की विकास दर जो है बहुत अच्छा कह सकते हैं, तो इसीलिए हम बहुत जल्दी से जो है तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, ये स्थिति है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिदृश्य है। ये महंगाई तो जो है लगभग वही 2% के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारा रुपया जो है अभी डिप्रिसिएट होकर के मूल्य उसका जो है गिर करके करीब इनकान 91 पॉइंट जो है 31 के आसपास चल रहा है कल की डेट में। तो ये तो स्थिति है। अब इसी परिप्रेक्ष्य हम देखिए, अब जैसे मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट और इनमें एक होता है विकसित देश और विकासशील देश और अल्प विकसित देश। विकसित देश का मतलब तथाकथित जैसे अमेरिका कह रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो ग्रीन हथियार लेंगे, इधर नहीं फिर वेनेजुएला को हथियार लेंगे, ईरान पर हम मिसाइल तोड़ देंगे, इस तरह का। 8-8 वहां नोबेल प्राइज 8-8 वहां जो युद्ध रुकवा दिया है, मगर फिर भी अभी तक एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। बहुत सारी बातें, ये उस तरह के विकास विकसित देश की बात कर रहा हूं। मगर यहां पर किसकी बात हो रही है? भारतीय अर्थव्यवस्था। दो स्टेटमेंट दे रखे, पूछा कौन सही नहीं है, गलत क्या है ये पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती विकासशील अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज कहते हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भारत के बारे में जब भी जिक्र करता है तो इंडिया इज अ इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमिक, इसकी बात करता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो ना तो अल्प विकसित है, जो ना तो विकसित है, ये बस तेजी से उभर रही है। बिल्कुल वही, ये बिल्कुल बातें बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 4.1 या 2 ट्रिलियन के आसपास में है, और अभी जो है हमसे थोड़ा बड़ा जो है, मतलब का सब चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था इस तरफ जर्मनी है, हमारे से पहले हमारे पीछे तो इस तरफ हमारे से पीछे जो है इस तरफ जापान जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा समझ लिए कि 5वें नंबर में जापान हो गया, ठीक है, जापान है, फिर जो भी है रिसेंट डेटा में देखा नहीं हूं, ध्यान नहीं आ रहा है, मगर हाँ चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत, सॉरी माफ की, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत, फिर तीसरे नंबर में इस तरफ जर्मनी, उसके बाद फिर आगे चल करके दूसरे नंबर में चाइना, और उसके बाद पहले नंबर में अमेरिका। तो ये स्थिति है। अब इस क्रम में ये देखना है हमें, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो हमें थोड़ा सा रफली आइडिया बस ये हो जाए कि इसमें भारत विभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारी जीडीपी अभी लगभग जो है 4.2 ट्रिलियन के आसपास की स्थिति में है। तो इसमें तो दोनों बातें सही है। तो उत्तर कौन सा आ गया? सी। अगला प्रश्न। अब यहां से जो है ये क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब प्रश्न पूछे, ऊपर में से जो है 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है यहां पर, और यहां पर दे रखा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। मतलब क्या होती है? देखो, अल्प विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था, मतलब एक प्रकार से जो है लीज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो अभी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ ही नहीं पाया है। जैसे कि अफ्रीका के देशों को जो है सामान्यतः जो है सोमालिया वगैरह है, बरुंडी वगैरह है, और बहुत सारे देश, सोमालिया है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो है कुछ देशों को छोड़ करके ज्यादातर देश को उसमें लीज्ड इकोनॉमी कहते हैं, मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं ये। ठीक है, और कुछ अर्थव्यवस्था मतलब कौन सा हुआ, जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्था ब्रिटेन हो गया, चलो ऐसा कहा जाएगा, और उनमें तो तथाकथित रूप से क्लासिफाई होता है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप की बहुत सारी अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है, अब उनको तो जैसे बता चुका हूं मैं, इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज कहते हैं, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत के लिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में तो हम उनको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे।
क्योंकि ऐसे कोई संकेत लक्षण दिखता नहीं है। मगर हाँ, बहुत सारे ऐसे कुछ फीचर है जो ऐसा भी इंडिकेट करता है। मगर फिर भी अब हमें देखना क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है भाई, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है कम होगा, उनकी विशेषता। फिर उनके पूंजी निर्माण की जो दर है वो कम होगा, उनकी विशेषता। किसी क्षेत्र में लोग अधिक निर्भर रहेंगे, सर्विस सेक्टर का उसमें उपयोग, उसका जो उनकी भूमिका जो है वो कम रहेगा। उद्योगों की भूमिका भी एक प्रकार से कम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेती बाड़ी में लगे रहेंगे, भले उत्पादन हो या ना हो। कम उत्पादन होगा तो भी उसी में ज्यादा से ज्यादा परिवार में और नए बच्चे आएंगे, उसी को खेती बाड़ी में लगा देंगे। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जो है सामान्यतः, ऐसी जो परिस्थितियां जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में होती है। अब इसमें चौथा स्टेटमेंट देख लीजिए, तृतीयक क्षेत्र, सेक्टर अब इकोनॉमिक्स बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब तरसरी क्षेत्र, तो जिसमें सेवाओं से संबंधित जितने भी क्षेत्र है, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, या कोई जो भी सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, बैंक है, ये सब सर्विस सेवाएं देते हैं ये। तो उसकी भूमिका अगर बढ़ी है तो वो तो जो है एक कह सकते हैं कि वो विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान होती है। और प्राथमिक क्षेत्र मतलब जैसे कि कृषि ही मेन उनका उत्पादन का साधन है, या फिर उसमें खनन खनन वाला कच्चा माल अगर उत्पादन करते हैं तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं उस पर अगर निर्भरता है, तो ये मान के चलिए वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो तीसरे चौथे ऑप्शन में यहां पर क्या दे रखा है, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो ये जो है चौथा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में अगर अधिक मात्रा में लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब सर्विस सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि छत्तीसगढ़, पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें करीब 54-55% हिस्सा जो उत्पादन होता है पूरा सर्विस सेक्टर से होता है। हालांकि सर्विस सेक्टर ने उतने अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार नहीं दिया है जितने का उनका कंपोजिशन है। अब कृषि क्षेत्र में जानते हैं इनका जीडीपी में योगदान तो जो ठीक उतना अधिक नहीं है, मगर हाँ इसमें लोग ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो कोई उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो भी लगे हुए हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां पर उत्पादकता उनकी शून्य है। इसलिए कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी, एक छुपी हुई बेरोजगारी वहां पर है जो पता नहीं चल पाता, मगर बेरोजगारी है। तो यहां पर क्या हुआ कि चौथे ऑप्शन इसमें नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब इसमें 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें, सी। उत्तर आ जाएगा इसमें हमारा सी। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें 4 विशेषताएं दे रखा है। अब पूछ रहे उपयुक्त में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शा रही है वो कह रहे हैं। अब कौन कौन सी जो है विशेषता इनमें है। अब देखो, पहले विशेषता क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारा कृषि क्षेत्र में अगर देखें तो एक प्रकार से कॉन्ट्रोडक्टरी है। जैसे कि बताया मैंने, जीडीपी में इनका योगदान जो है बहुत तेजी से कह सकते हैं घट गया है, और 15-16% के आसपास टोटल हमारा कंपोजिशन में उनका हिस्सा है। मगर जो है कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लोग काम करने वाले लोग, कृषि जितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जीडीपी में जो प्रोडक्शन, जीडीपी में जो कंपोजिशन है वो तो समय के साथ में कम हुआ है, मगर लोग कृषि में अभी भी जुड़े हुए हैं ज्यादा मात्रा में। अगर वहां से लोग अगर मान लो उद्योग के क्षेत्र में अगर आ जाते तो उद्योग का विकास होता, मगर चूंकि लोग खेती क्षेत्र में ही लगातार बने रहे हैं, मगर हाँ कंपोजिशन में कम हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में विकास के क्रम में जब आगे बढ़े तो भारत विकासशील देश बनने की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र में हमारा जीडीपी में इनका कंपोजिशन तो कम हुआ, मगर इसमें जो लगे हुए लोग थे, मतलब रोजगार जो था, वो अभी भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि भारत एक प्रकार से विकासशील की श्रेणी में है, कि हम विकसित की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। विकसित देश बनने की तरफ का मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान धीरे धीरे कम होगा,
ये विकसित देश की पहचान, मतलब इस प्रकार से उनकी जो है उनका ग्रोथ का पैटर्न इसी तरह से आगे बढ़ा है, विकास का पैटर्न इसी तरह से आगे बढ़ा है। और साथ में कृषि क्षेत्र में लोगों की भूमिका जो है धीरे धीरे कम हुई है, मगर यहाँ तो अभी भी ज्यादा बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में ये विकासशील श्रेणी को दर्शाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये डिस्गस्ड मतलब एक प्रकार से छुपी हुई बेरोजगारी। भाई कृषि क्षेत्र में जैसे कि मान लो एक परिवार में अगर मान लो 4 लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसमें उत्पादन जो है उतना ही हो रहा है जितना कि अगर उसमें 2 लोग लगे तो भी उतना उत्पादन कर लेगा, तो 2 लोग तो उसमें बस काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में उनकी सीमांत उत्पादकता जो है 0 है। नहीं रहेंगे तो भी उत्पादन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एडिशनल काम, बेवजह काम कर रहे हैं वहां पर, एक प्रकार से बेरोजगार है मगर बस कुछ नहीं मिला है करके खेतीबाड़ी में काम कर रहा है। इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऐसी भारत में तो है। इसीलिए इस कह सकते हैं कि भारत भारत विकासशील श्रेणी में इसलिए भी है क्योंकि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छुपी बेरोजगारी है। तो तीसरी बात है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। भाई भारत में जो है कहते हैं कि ठीक है विश्व की सबसे युवा अर्थव्यवस्था है भारत। भारत जो है जनसांख्यिकीय लाभांश लेने में बहुत बड़ा अपना जो है फायदा ले सकता है जनसांख्यिकीय लाभांश लेकर के। भारत की जो है औसत आयु अभी वर्तमान में भारत की पूरी औसत आयु अगर देखे तो लगभग वही जो है 28 वर्ष के आसपास, उससे भी नहीं 24 से 25 वर्ष के आसपास औसत आयु है भारत की। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ तो जो है वो 24 वर्ष के आसपास में चल रहा है, एवरेज में ही है। तो जिस देश में इतने युवा है स्वाभाविक ही उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन की क्षमता है, मगर समस्या क्या होगी, अच्छा शिक्षा नहीं दिया गया, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है, तो वो जनसंख्या तो एक प्रकार से उस देश के लिए बर्डन बनने वाला है, बोझ बन जाएगा। कह रहे हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश लेंगे, पॉपुलेशन डिविडेंड लेंगे, मगर हमारे लिए बर्डन बन जाएगा। कब? यदि स्किल नहीं होगा तब, यदि उनकी गुणवत्ता, उस मानव पूंजी की गुणवत्ता जो है निम्न होगा। भारत के साथ में ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इसीलिए भारत सरकार जो है स्किल इंडिया मिशन, आईटीआई और बहुत सारे जो है उसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारी जो है योजनाएं और नीतियां संचालित कर रहे हैं जिससे मानव को जो है एक पूंजी के रूप में बनाया जा सके। पूंजी के मतलब एक प्रकार से क्या है कि यह उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रियाओं में पूरी तरह से भाग लेने में समर्थ हो, इस तरह से। तो ये भी जो है इसी की विशेषता है। अब चौथे ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। भाई पैसा है ही नहीं है, बेरोजगारी है, तो कहां से प्रोटीन, कहां से अंडे दूध मछली और चिकन फिकन खाने की बात, वो तो स्वाभाविक है। ये तो स्थिति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये विकसित श्रेणी में ऐसा होना इंडिकेट नहीं होता। तो चौथे ऑप्शन इसमें नहीं आने वाले हैं। तो 1, 2 और 3 इसके सही उत्तर आने वाले। उत्तर कौन सा आ जाएगा? डी। अगला प्रश्न, अब ये बहुत छोटा सा प्रश्न है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से किस सूचकांक को आर्थिक समृद्धि सूचकांक नहीं माना जाता? देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले लेता हूं मैं। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ये हो गया। दूसरा होता है इसमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई क्वांटिटी में बढ़ रहा है। जीडीपी, जीडीपी 7.4% की दर से, इसके पहले 6.4% की दर से, उसके पहले और जो है 9% में। अब इसके बाद अगले साल में कह रहे हैं कि हम भाई 7 से 7.5% तक ग्रोथ लेके आएंगे, जो भी अनुमान है हमारा। तो ये मात्रा को बढ़ा रहा, बता रहा है ना। ऐसी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, उनकी मात्रा को बता रहा है कि भाई इतनी मात्रा पिछले की तुलना में हमने इतनी बढ़ोतरी किया है। ये क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो जिस समय हम क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं भाई कि कितना मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक समृद्धि है। उसमें गुणवत्ता में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं। भाई मेरे पास चलो ठीक है 5 पेन है अभी वर्तमान में, 2 दिन पहले मेरे पास में 2 पेन हुआ करते थे, मात्रा तो बढ़ गया ना, मगर उसकी क्वालिटी मैंने माइंड नहीं किया है। मगर यदि ये माइंड करूं कि ठीक है हमने मात्रा भी बढ़ाया है, हमने उसमें क्वांटिटी भी बढ़ाया,
और हमने क्वालिटी भी बढ़ाया, मतलब मात्रा भी बढ़ा और गुणवत्ता भी सकारात्मक रूप से बढ़ी हुई है, उस समय कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। भाई स्वास्थ्य भी ठीक है, पर्यावरण भी ठीक है, और हम तेजी से विकास भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। ये जो है आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मगर यदि हमने जीडीपी को बढ़ाना है, अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, अरावली को बर्बाद कर देंगे, हिमालय को बर्बाद कर देंगे, पूरे भारत की जो है जंगल को बर्बाद कर देंगे, तो वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। ऐसी वृद्धि भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो है ज्यादा अच्छा माना जाता है आर्थिक वृद्धि की तुलना में, इकोनॉमिक्स ग्रोथ की तुलना में आर्थिक विकास को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी हमें जो है अगर आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ना है तो स्वाभाविक है हमें जीडीपी को, चाहे पर कैपिटल इनकम, इन सबको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये उसी से संबंधित है। अब हम जानेंगे कैसे? भाई हमारी जीडीपी की जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो है पूरा जो आर्थिक समृद्धि है, हम आर्थिक रूप से जो है वृद्धि कर रहे हैं या फिर हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो है भारत सरकार भी और विश्व स्तर में जो है आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और कई संस्थाएं वो इस संकेतक प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब कोई भी देश जो है इकोनॉमिकली जो है वह ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल किसके, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जीडीपी। भाई जीडीपी ठीक है उसमें, अब वो जीडीपी जो है चाहे वहां स्थिर प्राइस, मतलब वास्तविक जो जीडीपी है, जिनको रियल जीडीपी कहते हैं, मतलब स्थिर मूल्य पर जो करते हैं, उसकी गणना करो, चाहे वहां जो है बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना करो। उससे तो पता चलेगा ना कि भाई एक वर्ष में कितनी मात्रा में हमने उत्पादन किया है वस्तु और सेवाओं का। अगर बढ़ोतरी हुई है तो हमने वृद्धि किया है, प्रति व्यक्ति आय को गणना कर लेंगे, हमने कि पिछले वर्ष इतना किया था और इस वर्ष हमने इतनी ज्यादा हमने कमाई किया हुआ है। तो वहां भी हो सकता है। तो एक प्रकार से जीडीपी की गणना जो है इंडिकेट कर सकता है कि हमने आर्थिक समृद्धि किया हुआ है। जीएनपी, जीएनपी मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? भाई ग्रॉस लिखा है, देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा मैं जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में, अभी थोड़ा सा बस इंडिकेशन समझना है। जीएनपी, तो जीएनपी मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से समझो कि भारत के लोगों ने ही अपने जितना उत्पादन किया है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर देखेंगे पिछले वर्ष इतना किया था और इस वर्ष हमने थोड़ा ज्यादा कर लिया, तो वो भी तो इंडिकेट कर रहे हैं आर्थिक समृद्धि को। तीसरी बात है, चलो चौथी पहले लेता हूं मैं, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। भाई पिछले वर्ष जो है 1 लाख, चलो 1.5 लाख कमाता था और इस वर्ष जो है मैंने, चलो सोच लिए उसमें चलो 2 लाख रुपए कमा, तो 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए हमने, तो बढ़ोतरी को इंडिकेट कर रहा है ना। अब तीसरी बात है ये, तो ये तीनों बातें तो बिल्कुल सही है, ये सब आर्थिक समृद्धि के अंदर दिखा रहे हैं। मगर देखो एचडीआई, जिनको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्था है जो यूएनओ के बैनर तले काम करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करके ये जो है 1990 के आसपास से, 1990 से पर्टिकुलरली एक इंडेक्स जारी करता है कि पूरी दुनिया में मानव की विकास का जो है स्तर क्या है, उसको लेकर के रिपोर्ट तैयार करता है, जिनको बोलते हैं एसडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। उसी में एक संकेतक जारी करता है जिनको कहते हैं एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स में अगर मान लो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ेंगे रेंज में तो अच्छी स्थिति में है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर खराब स्थिति में है। भारत की स्थिति पहले थोड़ा सा खराब हुआ करता था, अब थोड़ा हम आगे ठीक हो रहे हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर एचडीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो इंडेक्स जो है ये मानव के विकास को इंडिकेट करता है, ना कि जीडीपी के, ये फिर ना तो जो है, ना कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ना कि डायरेक्टली जो है ग्रोथ से। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी, एचडीआई। अगला प्रश्न।
मानव विकास प्रतिवेदन, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मानव विकास प्रतिवेदन जिनको HDI कहते हैं, और SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको जो है HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको जो है एक प्रकार से जारी करने का काम जो है UNDP करता है। थोड़ा बेसिक बता दूं पहले मैं, UNDP, और ये 1990 से लगातार ये काम कर रहा है। ये प्रत्येक वर्ष जो है जारी करता है UNDP जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अलग अलग देशों की उसमें स्थिति होती है, बहुत सारे देशों को एक साथ समेकित किया जाता है। उसमें कौन सा जो है अगर ज्यादा अच्छा रैंक लेके आए हैं, मतलब नंबर 1 पे की तरफ में, अगर 1 2 3 में, तो बहुत अच्छा देश माना जाएगा। और थोड़ा सा अगर बीच में, तो थोड़ा सा स्थिति खराब हो गई है, और बहुत पीछे चल रहे हैं, मतलब बहुत खराब है, दयनीय मानव के विकास की। अब इसके बारे में कह रहे हैं भाई, मानव विकास सूचकांक को विभिन्न सूचकांक में निम्नलिखित किस सही सम्मिलित नहीं है। अब देखो, इस रिपोर्ट को अगर बनाना है, तो भाई मानव विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ना। इसी को देखने के लिए ये यूएनडीपी जो है वो 3 आधार को मानता है, 3 आधार लेता है, 3 आधार को लेता है। एक उसमें होता है शिक्षा, एक होता है उसमें स्वास्थ्य, और तीसरा होता है जीवन निर्वाह का स्तर, मतलब कितना उनकी इनकम हो रहा है इनको वो। तो इसी के बेसिस पर, मतलब मुख्य रूप से अगर कहा जाए, तो यूएनडीआई जो है, माफ कीजिएगा, एचडीआई जो है, एचडीआई जो है वो 3 आधारों पर, एक शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, और तीसरा जो है उनकी प्रति व्यक्ति आय, मोटे तौर पर कह रहा हूं मैं ये। हालांकि उसमें 4 बातें सम्मिलित होती है, मगर मोटे तौर पर उनका संबंध जो है एक स्वास्थ्य से होता है। स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, तो भाई अच्छा विकास हो रहा है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है, जीवन प्रत्याशा वर्ष, भाई स्वास्थ्य अगर अच्छा है, इसका मतलब यह कि औसत जीवन जीने की जो उम्र है, वो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, अधिक होगा। एक आधार यहां होता है। जैसे मैं थोड़ी देर एग्जांपल बताया था मैंने कि भारत की जो है औसत जीवन प्रत्याशा जो है 1950 में 32 वर्ष से मात्रा हुआ करता था। अब तो खैर ठीक, हम 64 वर्ष के आस पहुंच गए हैं, हालांकि महिलाओं की थोड़ी सी ज्यादा भी है। तो स्वास्थ्य अगर बेहतर है, इसका मतलब जीवन प्रत्याशा जो है एक आधार, मतलब जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, ये मानव विकास प्रतिवेदन का एक आधार होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, शिक्षा भी एक आधार होता है एचडीआई के लिए। शिक्षा में जो है दो चीजों को ध्यान रखा जाता है, दो चीजों को इसमें, दो दो इंडिकेटर होते हैं। एक तो स्कूलिंग के प्रत्याशित, कितने वर्षों की स्कूलिंग शिक्षा हुई है, कितने वर्ष स्कूल गए हैं, और औसत वर्ष कितने रहा है टोटल उनकी पढ़ाई का। इनके बेसिस पर जो है वह एचडीआई में इनको जो है इंडेक्टिव रूप में, एक बेस ग्रुप में मनाते हैं, बांधते, इनको साथ में सम्मिलित करते हैं। तो शिक्षा भी दूसरी आधार के रूप में। तीसरा, जीवन निर्वाह स्तर, भाई कोई व्यक्ति जो है उनकी जीवन का निर्वाह स्तर जो है बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उनके पास में कितनी कमाई है। इसी के लिए जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहा हूं। ये 3, मुख्य रूप से 3 आधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के स्तर में, इनको अगर ऐसे कर देंगे तो 4 बनेंगे इसमें। एक जीवन प्रत्याशा, स्कूलिंग की प्रत्याशित वर्ष और औसत वर्ष, और चौथा जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये इसके बेसिस पर जो है यूएनडीपी जो है प्रत्येक वर्ष जो है इंडेक्स जारी करता है, जिनको बोलते हैं एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें तीनों बातें सही है, मतलब इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो सुमिलित नहीं है। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा से जुड़ी हुई है, शिक्षा स्कूलिंग के प्रत्याशित और औसत वर्ष से जुड़ी हुई है, जीवन निर्वाह स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय इससे जुड़े हुई है। तो ऊपर के तीनों सही सुमिलित है, तो उत्तर कौन सा जाएगा, डी। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की माप की विधि के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, आर्थिक विकास, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। तो इसके पहले मैंने जो है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया था,
आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि में बताया था मैंने भी, इसमें मात्रा को देखा जाता है, कितनी मात्रा, मात्रात्मक वृद्धि की बात किया था मैंने इसमें। मगर जब हम विकास की बात करते हैं तो भाई सर्वांगीण सभी चीजों को देखा जाता है। ये भाई शारीरिक, मानसिक और सभी तरीके से उनका विकास होना चाहिए, मतलब गुणवत्ता को देखा जाता है मात्रा के साथ साथ में। तो उसी की बात कह रहे हैं। तो कह रहे कि आर्थिक विकास के माप, माप की विधि, भाई कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है इकोनॉमिकली जो है वहां डेवलप कर रहा है। इसके लिए जो है विश्व स्तर में कई बड़े जो अर्थशास्त्री है उन्होंने मापने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं, उसने विधि प्रस्तुत किया है और उसी से संबंधित प्रश्न है। अब यहां पर दे रहा है कि आर्थिक विकास की माप की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माप दे रखा है और उसके जनक दे रखा है। अब उसके बाद पूछा है उपर्युक्त में से कौन से युग में सुमिलित है। पहला, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI कहते हैं ये। PQLI जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निर्देशांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निर्देशांक का मतलब ये कि भाई जो उनके पास में जीवन के लिए जो बुनियादी जो आवश्यकताएं होती भौतिक रूप से, जैसे कि घर उनके पास में है कि नहीं है, सबसे बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार की बात करो, भौतिक जो आवश्यकता है उनकी बात कर रहा हूं मैं। भोजन बुनियादी आवश्यकता है कि नहीं उनके पास में, और ऐसे कुछ इसमें और भी चीजों को लेते थे। इनके बेसिस पर जो है उन सबको एक साथ लेकर के ये मॉरिस डी मोरिस, इसने जो है निर्देशांक शुरुआत किया, जारी किया था, ये बनाया था, जिनको बोलते थे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये ध्यान में रखना है कि मॉरिस डी मॉरिस जो है इसने जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निर्देशांक, ये आर्थिक विकास का माप के लिए विधि प्रस्तुत किया था। ये बिल्कुल सही बात है। इसी क्रम में दूसरी बात है क्रय शक्ति समता, PPP, परचेसिंग पावर पेरिटी कहते हैं। परचेसिंग पावर पेरिटी, भाई भारत में जो है जो लोग हैं उनके पास में खरीद करने की कितनी क्षमता है, और यही अगर मान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति है उनके खरीद करने की क्षमता कितनी है, ये इसके बेसिस पर कह रहे हैं। तो ये भी ऐसे कहते हैं कि किसी भी देश में वहां पर लोगों की जो परचेसिंग, जो उनकी परचेसिंग पावर है, मतलब क्रय करने की जो क्षमता है वो कैसी है, वहां भी इंडिकेट करता है कि वहां विकास हो रहा है अर्थव्यवस्था का या फिर नहीं। इसी क्रम को जो है उजागर करने के लिए ये GR कैसले ने ये सूचकांक दिया था, जिनको बोलते थे क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पेरिटी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी सूचकांक मानव विकास सूचकांक, जो पहले बताया मैंने, जिनको बोलते HDI। ये HDI जो है, ये जो है 1990 में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि नोबल प्राप्त जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, नाम सुने होंगे, भारत की ही है। वेलफेयर इकोनॉमी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। यार मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर हाँ उनको वेलफेयर इकोनॉमी मतलब कल्याणकारी जो है अर्थव्यवस्था के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो, और साथ में जो एक हरी हेस करके ये जो है, ये सिंगर हेस करके जो है ये भी हुआ करता था। दोनों ने मिल करके जो है उसने एक इंडेक्स तैयार किया जो ये बता सके कि भाई कोई जो अर्थव्यवस्था जो है विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी विकास को इंडिकेट करने के लिए उसे कहते हैं HDI। HDI के लिए चार, जैसे बता रहे तो तीन मुख्य आधार होते हैं, हालांकि चार कैटेगरी कर देते हैं उनको। एक स्वास्थ्य वाला है, जीवन प्रत्याशा वाला, शिक्षा, जिनमें दो चीजें हैं, और उसके बाद एक है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, औसत राष्ट्रीय आय। तो इसमें तीनों बातें सही है। मॉरिस जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक उसने जो है विकसित किया था। GR कैसले, इसने जो है परचेसिंग पावर पेरिटी अर्थात क्रय शक्ति समता को उसने जो है विधि को प्रस्तुत किया था। अमर्त्य सेन और सिंगर हेज, इसने जो है HDI को जो है विकसित किया था। ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब उसी का प्रश्न है, कौन से मानव विकास प्रतिवेदन यूएनडीपी के संघटक है? मतलब यूएनडीपी एसडीआर में यूएनडीपी का तो कौन संगठन का कह रहे हैं? क्योंकि इसकी इसी एसडीआर में क्या आता है हमारे पास में? एसडीआई, मानव सूचकांक, विकास सूचकांक आता है। तो कह रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के लिए कितने सारे चीज चाहिए? 4 आधार होते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। नंबर 1 में क्या होता है भाई? उसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, तो ये पहली बात हो गया। दूसरी बात इसमें क्या होता है? स्कूल जाने के लिए अपेक्षित वर्ष, कितने वर्ष तक वहां औसत में स्कूल गया हुआ है, स्कूल जाने के लिए अपेक्षित वर्ष। और तीसरा इसमें क्या है? स्कूल शिक्षा की औसत वर्ष। और चौथे में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये 4 आधार होते हैं, बिल्कुल रट्टे मार लीजिए। एसडीआई की जो है गणना के लिए, एसडीआई के लिए गणना के लिए यूएनडीपी जो है वो 4 चीजों को आधार बनाता है। नंबर 1, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है उनको। नंबर 2, स्कूल जाने के लिए अपेक्षित वर्ष कितनी है। नंबर 3, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष कितनी है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है। इसके बेसिस पर जो है यूएनडीपी जो है एचडीआर तैयार करता है, मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करता है, और उसी में जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उत्तर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, सभी की सही सही है उत्तर, उपयुक्त सभी, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर देखो, उसमें 2 कथन और कारण दे रखे हैं। आजकल पीएससी में इस तरह के प्रश्न कुछ पूछते हैं, तो मैंने भी साथ में कवर कर लिया। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, कथन ए दे रखा है आर्थिक विकास के। अब देखो पूछा क्या है, अब देखो इधर प्रश्न उसके उत्तर ऑप्शन देख लीजिए, कूट को वो कह रहे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण, और यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं, और बाकी तो ठीक गलत और सही है। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना कि प्रश्न ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहले कथन पढ़ते हैं, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। कोई भी देश जो है आर्थिक विकास की तरफ अगर सोचता है, तो उनको हर एक क्षेत्र पर काम करना पड़ेगा। वो चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे वहां डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वहां एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर सेक्टर में उनको काम करना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के उनको काम करना पड़ेगा। सभी अप्रोच को, सभी उपागम को देखना पड़ेगा। इसीलिए पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में भारत सरकार इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगाकर काम कर रहा है। आत्मनिर्भर बनना है, मगर पूरी दुनिया को साथ में लेकर के। अब इसीलिए पूछे कारण, कथन तो ये दे रखा है, अब उसने कारण दे रखा है। वर्तमान में भारत सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ माइक्रो, बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है उनकी बात कर रहे हैं, के साथ साथ बृहद आर्थिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बृहद मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषय, व्यक्तिगत इनकम की बातें बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, किसानों की आय बढ़ाना, माइक्रो लेवल की बातें हो रही है, जमीनी स्तर में छोटी छोटी। अब मैक्रो, बृहद इकोनॉमिक, बृहद आर्थिक विषयों पर राजकोषीय घाटा बढ़ना नहीं चाहिए है हमारा, हमारे जो है महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। साथ में जो है भारत में जो है कह सकते हैं विकास दर भी जो है अच्छी होनी चाहिए। ये सब बातों को फिक्र कर रहे होते हैं। चालू खाता घाटा हमारा जो है खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो है डिफिसिट होते हैं वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक प्रकार से ये सब जो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो ठीक ठाक रहे, भारत सरकार ये भी प्रयास कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है वो भी ठीक ठाक ग्रोथ करे, यही प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। भारत वर्तमान में जो इस रणनीति पर काम कर रहा है, तो इसमें पहले कथन भी सही है और उनका जो कारण है वो भी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा
ए कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो उत्तर कौन सा आ गया? ए। देखो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो उनको इस तरह से सोचने की आवश्यकता होती है। तो उत्तर आ गया हमारा ए। अगला प्रश्न, अब ये जो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का है, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं उनको। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं मैं। अर्थव्यवस्था सेक्टर ये भी कह सकते हैं इनको, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, सेक्टर्स ऑफ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्षेत्र का मतलब इसमें तीन क्षेत्र अर्थव्यवस्था होती है। किसी भी अगर मान लो देश की अर्थव्यवस्था को अगर सिंपल अगर क्लासिफाई करें उनको, तो तीन सेक्टर होते हैं। नंबर वन प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक